ICAI का मॉड्यूल है वो केवल मॉड्यूल नहीं है, वो बाइबल है। इस दुनिया की हर समस्या का समाधान बाइबल में लिखा हुआ है। अगर किसी ने पूरा स्टडी मटेरियल। हेलो मेरे प्यारे सीए स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन। अब केवल 20 दिन बचे हैं, मतलब लगभग 480 घंटे बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। इस समय कुछ बच्चे केवल पास होने के लिए पढ़ रहे होंगे और कुछ बच्चे अब जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो रैंक लाने के लिए सोच रहे होंगे। तो आज का स्ट्रेटेजी वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रैंकर्स क्राउड से हट करके अलग क्या करते हैं, रैंकर्स की इस समय स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट के 20 डेज में। ये जो लास्ट के 20 डेज हैं, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के तो पास होने या फेल होने की बात होती है, लेकिन यहां पर रैंकर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको कितना स्कोर करना है, कौन सी रैंक लेकर के आनी है। तो आज का स्ट्रेटेजी वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट की यूनिवर्सल प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे अभी भी मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, हम लोग जो पिछला पढ़ते जा रहे हैं उसको भूलते जा रहे हैं, लगातार याद रख रहे हैं, दो तीन तीन बार रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन सर याद ही नहीं रहता। तो बेटा यहाँ पर याद आपको नहीं करना है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आप रटने की कोशिश कर रहे हो, जितना रटने के पीछे भागोगे उतनी आपको दिक्कत होगी, उतना आपका दिमाग कहेगा कि मैं भूल रहा हूं, मैं भूल रहा हूं, मैं भूल रहा हूं। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में लंबे लंबे से सेंटेंसेस होते हैं, आप उसको कैसे याद रख सकते हो। इवन अगर मैं भी अगर देखूं ना कि मुझे क्या लॉ मॉड्यूल की या स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन याद है क्या, बिल्कुल याद नहीं होगी। इतने सारे लॉज हैं, मैं इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कैसे सारे मॉड्यूल्स को याद रख सकता हूं। यही बात रैंकर्स को भीड़ से अलग बनाती है। क्यों? क्योंकि रैंकर्स को यह पता है कि अगर कोई भी प्रोविजन है तो बेसिकली वो अप्लाई क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। वो वजह के पीछे जाते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो उनको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको पता है कि यार इस सिचुएशन में अगर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों एप्लीकेबल हो रहा है। इस वजह से उनको कभी भी रटना नहीं पड़ता। आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस याद रखने की जरूरत नहीं। अगर केवल हेडिंग भी याद है ना तो आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आईसीआई कभी नहीं कहता कि आपकी बुकिश लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो भी लिख रहे हो बस वो समझ में आना चाहिए। रैंकर्स हर एक टॉपिक को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हमारा किसी भी चीज को लेकर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है ना, हर एक चीज का हमको लॉजिक पता होता है, तो हम आराम से अपनी बात को रख सकते हैं। तो देखो, आपको वहां पर ओरल एग्जाम तो देना नहीं है, आपको लिखना है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने वर्ड्स में बना करके आराम आराम से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशली जो लॉ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बेटा रीजन पता होने चाहिए, केसेस के लॉजिक पता होने चाहिए। और अगर अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में केवल दो ही चीजें, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, और दूसरा आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में उसके फॉर्मेट को भूल जाते हैं। और अगर मैथ्स की बात करें यानी कि क्यूए में भी लॉजिक काम आता है और शॉर्टकट। जितना ज्यादा शॉर्टकट पे फोकस करोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके मैथ्स में बढ़ जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं, मैंने ये चीज कई बार और कई वीडियोस में बोली है कि जो ICAI का मॉड्यूल है वो केवल मॉड्यूल नहीं है, वो बाइबल है। इस दुनिया की हर समस्या का समाधान बाइबल में लिखा हुआ है। अगर किसी ने पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ा हुआ है, पूरा मॉड्यूल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप यकीन मानो पेपर आपको कहीं से भी बाहर से नहीं मिलने वाला है। अगर आपने स्टडी मटेरियल के जितने भी प्रोविजंस हैं उसको सॉल्व किया हुआ है, सारे इलस्ट्रेशंस आपने पढ़े हुए हैं, जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बैक क्वेश्चंस हैं अगर वो आपने लगाए हुआ, ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं। एटलीस्ट पिछले 3 अटेम्प्ट के RTP, MTP और PYQs अगर आपने कई बार लगाए हुए हैं तो बेटा आपको फिर अब एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यहाँ के ये नोट्स भेज दीजिए, ये नोट्स भेज दीजिए। नहीं, जिस चीज से पढ़ रहे हो उसी चीज पे फोकस करो, उसी चीज पे पढ़ो। सबसे बड़ी स्टूडेंट इस समय गलती करता है कि वो मल्टीपल बुक्स के पीछे भागता है। इस समय आपको बुक्स के पीछे नहीं भागना है बेटा। इस समय आप सिंपल सी चीज है, RTP, MTP, PYQs आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, गूगल पे जाकर सर्च करोगे 100% मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड करो, मॉड्यूल आपके पास में, मॉड्यूल से रिवाइज करो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और इसकी प्रैक्टिस करो। जो भीड़ होगी, भीड़ इस समय नोट्स के पीछे भागेगी, लेकिन जो रैंकर होगा ना, रैंकर एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे कभी भी नहीं भागता है। रैंकर हमेशा उसको इग्नोर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए,
आप कैजुअल वे में इस समय तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। 20 दिन का समय बचा हुआ है, 480 घंटे आपके पास में, एक एक घंटा कम हो रहा है। यानी अब थोड़ी देर बाद 480 से 479 हो जाएंगे, 478 हो जाएंगे, 477 हो जाएंगे। दिन पर दिन दिन कम होते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में घंटे कम होते रहेंगे। तो इस समय अगर आप कैजुअल वे में पढ़ाई कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको प्रॉपर एक अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाना चाहिए। कम से कम 8 से 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए इस समय। इफेक्टिव स्टडी का मतलब क्या हुआ? एक्टिव स्टडी, जिसका वाकई में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो। आप किताब खोले बैठे हुए हो, लगातार यूट्यूब में वीडियोस देखे जा रहे हो, बुक आपकी आंखों के सामने खुली है, वो पढ़ाई कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगी। तो यहां पर सबसे पहले तो बेटा डेली स्टडी डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये नॉन निगोशिएबल है, ये नॉन निगोशिएबल है। घर में कोई काम बोला जा रहा है, घर में आपसे बोला जा रहा है कि जाओ सब्जी ले आओ, घर का राशन ले आओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उसको गिफ्ट दिया, उसकी बर्थडे है वहाँ, कुछ नहीं। यहाँ पर रैंकर्स क्या करते हैं ना, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं खुद के लिए भी। वो घर में साफ साफ कह देते हैं देखिए अब 20 डेज बचे हुए हैं, इस समय मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आप लोगों ने भी, पेरेंट्स ने भी मेहनत करी है, मैंने भी मेहनत करी है, मेरी और आपकी दोनों की मेहनत इसी समय डिसाइड करेगा। तो इस समय हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी स्टडी को कुछ भी नुकसान पहुंचता है। क्लियरली आप मना कर दो। मैं जानता हूं आपके पेरेंट्स इस चीज में बहुत खुश भी होंगे और आपको सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करेंगे। तो ये बेटा नॉन निगोशिएबल होना चाहिए, इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यहां पर रैंकर्स कभी भी रैंडमली पढ़ाई नहीं करते कि चलो अभी समय मिल गया, चलो बुक उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पता चला दोस्त के साथ में बाइक से घूमने के लिए जा रहे हैं, पीछे मॉड्यूल खोल करके बैठे हो। इस तरीके की पढ़ाई बेटा कभी भी फ्रूटफुल नहीं होती। एक प्रॉपर रूटीन होता है और उस रूटीन को आपने फॉलो करना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा आपके फिक्स स्लॉट्स होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। ये 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे में आपको यही करना है। 8 से 10 घंटे में आपको फिक्स स्लॉट्स बनाने हैं। किस चीज़ के फिक्स स्लॉट्स बनाने हैं? सबसे पहले हमको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, फिर उसको रिवाइज करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। 10 घंटे अगर डेली आप कर रहे हो, 8 से 10 घंटे, तो 100% ये बहुत आराम से किया जा सकता है और चारों सब्जेक्ट में किया जा सकता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही ना? अब देखो मल्टीपल रिवीजन करने से होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार, कितनी बार पढ़ ले। नहीं, मल्टीपल रिवीजन से हर बार हो सकता है कि आपको ये फील हो रहा हो कि यार पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। नहीं बेटा, लेकिन मल्टीपल रिवीजन से फायदा बहुत होता है। जब पहली बार आप रिवीजन करोगे ना तो आप सब्जेक्ट को समझ पाओगे। जैसा कि मैंने बताया कि रैंकर्स क्या करते हैं, रैंकर्स हर एक चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। आप भी अब जब पढ़ो ना तो कोशिश करो हर एक प्रोविजन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, उस रीजन को समझो। तो सबसे पहले जब आप रिवीजन करोगे तो अपने सब्जेक्ट को समझ पाओगे। दूसरे में आप स्ट्रांग होगे अपने सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी कमांड आएगी। और तो तीसरी बार रिवीजन करोगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ये जो तीसरी बार आप करोगे ना, इसमें जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, आप फटाफट से लिखना शुरू कर दोगे। इस बात का आप यकीन मानो। तो बेटा रिवीजन के बिना अगर जो आप बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो भी आपकी पढ़ाई यूजलेस है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है और सारे सब्जेक्ट में। मैं बार बार कहूंगा कि मैं लॉ पढ़ाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल लॉ की बात कर रहा हूं। आपको पास तो सारे सब्जेक्ट में होना है। जो रैंकर्स होते हैं उनको सारे सब्जेक्ट में कमांड स्ट्रांग करनी होती है, क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट के पीछे वो लोग नहीं भागते, उनको सारे सब्जेक्ट के पीछे जाना होता है और रैंक तभी आती है ना। अब उसके बाद में देखो, जो आपका मेन लॉ का सब्जेक्ट है उसमें अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत होती है। इसमें इस समय आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है। कोशिश करो कि दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको पेन चलाना है, कॉपी पर लिखना है। MTP, RTP, PYQs, इन सबको सॉल्व करना है अपने हाथ से। रिवीजन करो, उसके बाद में तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं रैंडमली कुछ भी कर दिया, प्रैक्टिस का भी है। देखो प्रॉपर फॉर्मेट में आप कोई भी अगर आंसर लिख रहे हो तो उसी फॉर्मेट में करो जिस फॉर्मेट में आप में एग्जाम में लिखने वाले हो। जैसे केस स्टडी की अगर बात करें तो केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में हम पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर उसके बाद में फैक्ट्स लिखते हैं, उसके बाद में कंक्लूजन जो फाइनल डिसीजन है वो देते हैं, ठीक। और लास्ट में अगर रेफरेंस केस लॉ का नाम याद है
तो रेफरेंस केस लॉ भी मेंशन कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो ठीक है। अब जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप इसी फॉर्मेट में यूज करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यार घर ही पर ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखना है, लंबा हो रहा है, काम करते हैं अभी आईसीए लिख देते हैं। जब एग्जाम में जाएंगे तो ये गलती नहीं करेंगे ना, आपकी आदत बन जाएगी। आदत बनाना बहुत आसान है, लेकिन आदत छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप घर पे भी करो ना तो उसी फॉर्मेट में करो जिस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है। दूसरा, अब जितने भी कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। घर पे भी अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश करो जितने मैक्सिमम कीवर्ड्स लिख रहे हो और उसको अंडरलाइन भी करते चलो। ये मत सोचो कि एग्जाम में अंडरलाइन करेंगे ना, हम घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, सफाई से, बिल्कुल सफाई से, कायदे से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमको एग्जाम में अपनी प्रेजेंटेशन करनी है उसी तरीके से हमें घर पे भी अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। तो बेटा जो रैंकर्स होते हैं ना, उनको ये बात पता होती है कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, एग्जामिनर हमारे आंसर में क्या चाहता है, कैसे हमको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो बेटा पास होने के लिए तो स्टूडेंट को लगता है कि यार 4 लाइनें लिख दें, 6 लाइनें लिख दें, लेकिन नहीं, रैंकर्स को पता होता है कि एग्जामिनर की स्ट्रेटजी क्या है, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, सॉरी, एग्जामिनर क्या चाहते हैं, आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करता है एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से। ये बात रैंकर्स को पता होती है और ये इसी चीज को अपनी प्रैक्टिस के साथ में फॉलो करते हैं। देखिए आगे अब उसके बाद में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, एमटीपी सॉल्व कर लिया है, इस ईयर का भी सॉल्व कर लिया, इस ईयर का सॉल्व कर लिया है। बेटा केवल टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, एनालिसिस कौन करेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी गलतियां क्या हैं? आपने हर एमटीपी, हर आरटीपी के साथ में आपको सजेस्टेड आंसर दिए हुए हैं। जैसे ही पेपर सॉल्व करो, सजेस्टेड आंसर से अपनी कॉपी को टैली करो, देखो कहां पर गलतियां हैं। जो गलतियां करी हैं, रेड पेन लो, रेड पेन से सर्किल बनाओ कि यहां पर ये नहीं, यहां पर ये होना चाहिए था, यहां पर ये सेक्शन गलत लिखा है, यहां पर ये केस लॉ गलत लिखा है। ऐसे में क्या होगा, गलतियां करना गलत नहीं होता। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं बिल्कुल गलतियां करना कभी गलत नहीं होता, जितनी चाहे उतनी गलतियां करो, लेकिन घर पर करो। घर पर जितनी चाहे उतनी गलतियां कर लो, क्लास में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में वो गलतियां नहीं करनी है। घर पे आप क्या करोगे, घर पे आप गलती करोगे, ज्यादा से ज्यादा गलत करोगे, आंसर गलत करोगे, 100 में से 100 का पेपर आप गलत कर दोगे घर में बैठ करके, यही तो होगा। लेकिन जब सजेस्टेड आंसर लेकर के बैठोगे ना और अपने पेपर को उससे मैच कराओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये गलती करी, यहाँ पर ये गलती करी, यहाँ पर ये गलती। अब एग्जाम में सपोज करो वही क्वेश्चन आ गया और उसके आंसर पे आपने पेन चलाया हुआ है घर पे, तो आपको समझ में आ गया कि यार घर पे मैंने ये गलती करी थी और इस गलती को इस तरीके से सुधारा था, तो इसका मतलब अब एग्जाम में वो गलती नहीं करनी, एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे उस क्वेश्चन में। तो इस वजह से केवल मॉक टेस्ट देने से फायदा नहीं है, उस मॉक टेस्ट को उसमें आपको देखना है कि आपने कहां कहां पर गलतियां करी थी। अगर आप 3 घंटे में पूरा का पूरा पेपर नहीं दे पा रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट में कहां पर गलतियां हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्वेश्चन हो गए, सोगा के सारे क्वेश्चन हो गए, कंपनी लॉ के क्वेश्चन नहीं हो पाए। अब कंपनी लॉ इसका मतलब वीक एरिया है, तो आपको एग्जाम से अगर 20 दिन पहले पता चल गया कि यार मेरा वीक एरिया इस चैप्टर में है या ये एक्ट जो है ये मेरा वीक एरिया, तो अब आप 20 दिन में 5 दिन कड़ी मेहनत करके उस वीक एरिया को बेटा अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बना सकते हो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? आपको पता चल गया कि यार मेरी कमजोरी क्या है, तो हम उस कमजोरी को दूर करेंगे ना। तो रैंकर्स यही करते हैं कि अपनी कमियां खुद ढूंढते हैं, अपनी कमियां खुद ढूंढते हैं। और कमियां पता कैसे चलती हैं? तो बेटा कमियां पता चलती हैं टेस्ट से। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, टेस्ट को मैच कराओगे सजेस्टेड आंसर से, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी और एग्जाम में फिर वो गलतियां आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो टेस्ट जब भी दो अपने आंसर्स को जरूर टैली करो, अपनी गलतियों को जरूर देखो कि हमने कहां कहां पर गलतियां करी हैं और उसको अंडरलाइन या सर्कल रेड पेन से जरूर करो ताकि वो दिमाग में आपके छप जाए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जो रैंकर्स को बाकी के ऑर्डिनरी स्टूडेंट से अलग करता है, वो ये कि रैंकर्स हमेशा 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं। 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं और ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत शानदार होगा, जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत शानदार होगा। और ये मैंने स्टूडेंट को
कई बार कैलकुलेशन करके दिखाया है कि लगभग 6-6.5 मिनट एक क्वेश्चन पे आपको मिलता है अगर स्टैंडर्ड टाइम देखें तो 6 से 6.5 मिनट। और जो स्टूडेंट 6 मिनट में अपना आंसर को ड्राफ्ट कर सकता है वो स्टूडेंट फुल मार्क्स का स्कोर कर सकता है। तो देखो सबसे पहले देखिए वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, हर क्वेश्चन पे आपको टाइम डिवाइड करना है। अब अगर अभी आप घर पे प्रैक्टिस करो तो घर पे कोशिश करो कि जब भी आंसर लिखो तो ये चीज़ देखो कि मैंने कितने बजे शुरू किया था और कितने बजे एंड हुआ। उसमें टाइमिंग ज़रूर मेंशन करो कि मैं एक क्वेश्चन को करने में कितना मिनट ले रहा हूँ। 3-4 दिन अगर रेगुलर बेसिस पे आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो देखोगे धीमे धीमे करके वो टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो आपको हर क्वेश्चन पे अपने टाइम को डिवाइड करना है। दूसरा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के इमोशनल नहीं होना है। पता चला कोई क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, हमने वो 2 पेज का लिख दिया। पता चला कोई क्वेश्चन है वो जो पढ़ा तो है मैंने, लेकिन एग्जाम टाइम में याद नहीं आ रहा है कि यार इसकी शुरुआत क्या थी, इसमें कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। अब पता चला 15 मिनट मैंने सोचने में निकाल दिए। बिल्कुल गलती ये नहीं करनी है, कभी भी एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। बेटा 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम 20 नंबर का अगर अपना पेपर छोड़ देते हैं तो ये कहाँ की समझदारी वाली बात है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो रैंकर्स बेटा हमेशा 100% पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद में कोशिश करते हैं रैंकर्स की अपना पेन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेन चलाएं। खुद से अपने नोट्स तैयार करते हैं, लॉ के सेक्शंस पे फोकस करते हैं। लॉ के सेक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें, सारे सेक्शन सीक्वेंस में होते हैं, उनके जो भी फॉर्मूले हैं, वो जो भी थ्योरी पॉइंट्स हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत काम में आने वाली है। एक एक घंटा बहुत कीमती होता है। अब पता चला आपको सुबह जाना है पेपर देने के लिए, ठीक है, और आज सुबह आपके पास में 1-1.5 घंटे का समय है, तो पता चला 1.5 घंटे में हमने पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट अपना रिवाइज कर लिया। तो लास्ट में टाइम मैं आपको पूरा साथ दूंगा यूट्यूब पे, जब आपके एग्जाम होंगे ना मैं पूरा साथ दूंगा, लेकिन तो भी आपके पास में भी तो अपना कुछ स्टडी मटेरियल होना चाहिए ना। अगर कभी मेरी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो आप अकेले नहीं हो, आपके पास में सारी चीज़ें तैयार हैं। तो 1.5 दिन में आपको कैसे ख़त्म करना है पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, उसके नोट्स, उसकी समरी, उसकी हर एक चीज़ आपके पास में रेडी होनी चाहिए। तो रैंकर्स पहले से ही इस चीज़ को प्लान करके चलते हैं। रैंकर आज के बारे में नहीं सोचता है, रैंकर आज के आगे के बारे में सोचता है कि जिस समय एग्जाम होगा उस समय हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी स्ट्रेटजी रैंकर्स बनाते हैं। उसके बाद में अब क्या क्या चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। अगर हम रैंक को स्कोर करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो बेटा बहुत ज़्यादा सोर्सेस पे आपको नहीं भागना है, कि जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स मल्टीपल बुक्स खरीद लेते हैं, मल्टीपल नोट्स ले लेते हैं, 10 जगह से पढ़ते हैं। बेटा वहाँ पर केवल और केवल कन्फ्यूज़न होगा। केवल आपको भरोसा करना है आईसीआई मटेरियल के ऊपर, केवल और केवल आईसीआई मटेरियल के ऊपर भरोसा करना है। बहुत ज़्यादा बुक से आप पढ़ोगे तो केवल और केवल कन्फ्यूज़न होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस समय क्या करते हैं कि जैसे अकाउंट्स है तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनको उसमें बड़ी मज़ा आती है कि अकाउंट्स में पता चला बैलेंस शीट मिल गई, बड़ी खुशी हुई। अब उस खुशी को फील करने के लिए पता चला दिन में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वो अकाउंट्स लगा रहे हैं। नहीं, आपको किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए भी इमोशनल नहीं होना है, किसी एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है, आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो जिन सब्जेक्ट्स पे हमारी कमांड नहीं है उनको थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं कि यार चलो अच्छा ठीक है, ये सब्जेक्ट कोई बहुत अच्छे से नहीं है, चलो ठीक है देख लेंगे, 2 घंटे दे देंगे, 1.5 घंटे जैसे लग रहा है उस सब्जेक्ट पे आप एहसान करो। नहीं, जो हमारा वीकर एरिया है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे घर पे नहीं, जो कमज़ोर बच्चा होता है पेरेंट्स हमेशा उसका ध्यान ज़्यादा रखते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जो सब्जेक्ट हमारा वीकर एरिया है उस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। तो रैंकर्स क्या करते हैं बेटा, सारे सब्जेक्ट में बैलेंस बना करके चलते हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। अब सब स्टूडेंट्स की गलती क्या है कि सर ने बोला था यार 4 बार अगर मॉड्यूल पढ़ लिया है तो अब उसके बाद में 100% तुम्हारा सिलेबस तैयार हो गया, अब कोई डरने वाली बात नहीं। अब पता चला टाइम है भी तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन मैंडेटरी है बेटा, सब पढ़ लिया है रिवाइज नहीं किया है, ये सोच हमेशा अपने दिमाग से निकाल दो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ये पक्की बात है। आज भी जब मैं मॉड्यूल उठाता हूं ना
तब भी मेरे को कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, कोई ना कोई ऐसी लाइन मिल जाती है जिससे मुझे सीखने को मिलता है। तो अभी तो आप सोचो, मैंने तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, जबकि आपने तो अभी अभी पढ़ना शुरू किया। तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा, विदाउट रिवीजन आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाओगे। फिर आपके साथ में वही प्रॉब्लम होगी कि सर भूल लें। उसके बाद में एक रैंकर को हमेशा एक्टिव स्टडी पे फोकस करना चाहिए, पैसिव स्टडी पे नहीं। मैं आजकल देखता हूँ बच्चों को यूट्यूब पे वीडियो लगा लिया, घर पे टीवी पे लैपटॉप पे अपना लेटे हुए हैं, लेट करके अपना आराम से टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं, आंखें बंद करके टीचर की बात सुन रहे हैं, पता चला सुनते सुनते सो गए। पता चला बुक खोल ली, बुक खोल करके पढ़ रहे हैं, पेजेस पढ़ रहे नहीं। इस तरीके की पढ़ाई बेटा केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट कर रही है। कभी भी इस तरीके की पढ़ाई आपके काम में नहीं आने वाली। ये केवल और केवल आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं है। तो हमेशा याद रखो कि केवल वॉच कर लेने से लेक्चर्स, ठीक है, केवल आप रीडिंग कर रहे हो, लर्निंग करने की कोशिश करो, रटने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं। ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रॉपर अपने मन में रिकॉल करना चाहिए। जब आप खाली बैठो ना तो अपने मन में कोई भी सोच लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉप के 50 प्रोविजंस, अब उंगलियों में आप काउंट करो, एक प्रोविजन ये, एक प्रोविजन ये, टॉप के 50 प्रोविजंस। पेन चलाना है, टॉप के 50 प्रोविजन में कौन कौन से थे? यूनिट 1 में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ा है, यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ा है, यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ा है, सोगा की यूनिट 1 में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से प्रोविजन दिए हुए हैं, कौन कौन से। जब अपने मन में रिकॉल करोगे ना तो वो उतनी बार आपको याद होता रहेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तीसरा, राइटिंग तो बेटा आपको करनी ही है, पेन तो आपको चलाना ही चलाना पड़ेगा, बगैर पेन चलाए नैया पार नहीं होनी है, ठीक है। उसके बाद में दिमाग को शांत रखो। बहुत सारे स्टूडेंट इस समय बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत पैनिक करने लगते हैं, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, दिमाग शांत रखोगे, कभी भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है, सक्सेसफुल लोग बहुत शांत होते हैं। जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, जितनी भी हार्ड कंडीशंस हो, वो हमेशा उनका चेहरा, उनकी चीज़ें हमेशा बहुत शांत रहती हैं। वो शांत दिमाग से सारी दुनिया भर की लड़ाइयाँ जीतते हैं। तो ठीक आपको भी वैसे ही करना है। आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। बस केवल और केवल आपको यह देखना है आज से 15 दिन पहले मेरी क्या पोजीशन थी और आज मेरी क्या पोजीशन है। क्या आज मैं जो 15 दिन पहले था, क्या आज मैं उससे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हूं? 15 दिन पहले मेरे पास में जितनी नॉलेज थी, क्या आज मेरे पास में उससे ज्यादा है? और अगर यहां पर ये आप कर पा रहे हो तो 100% आप अपनी प्रोग्रेस पे देखो। दूसरों की ओर देखने की जरूरत नहीं कि दूसरा बच्चा इतने घंटे पढ़ रहा है, दूसरे बच्चे का ये तैयार हो गया। किसी दोस्त ने फोन करके बोल दिया कि यार मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 6 बार पढ़ दिया। अब पता चला आप टेंशन में आ गए। अब आप पैनिक करो, हे भगवान मेरा तो 2 ही बार हुआ है, वो तो 6 बार पढ़ चुका है। हो सकता है उसने 6 बार पढ़ा तो है, लेकिन 4 यूनिट एक चीज में छोड़ दी, 2 यूनिट एक चीज में छोड़ दी। कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन छोड़ दिया। 6 बार क्या 12 बार पढ़ सकते हो रिवासन में। तो आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक। दूसरा, लॉ में सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा, कीवर्ड्स पे फोकस करना होगा। जो किसी भी प्रोविजन की एक मेन लाइन होती है, किसी भी प्रोविजन की एक मेन लाइन होती है जो उस पूरे के पूरे प्रोविजन को डिफाइन करनी है। जब आप मॉड्यूल खोल करके पढ़ोगे ना तो कुछ ऐसी ही लाइंस आपको मिलेंगी। उन लाइंस को जरूर देखो, उन लाइंस को जरूर समझो। तो उससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। जितनी बार रिवीजन करो, सेक्शन के साथ में रिवीजन करो। हालांकि मैं सेक्शन के लिए कभी भी फोर्स नहीं करता हूं। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो ठीक है। सेक्शंस में तुक्का मत लगाना, सेक्शंस में तुक्का मत लगाना कि यार लग रहा है सेक्शन 26 है, 27 है, चलो ठीक है देखा जाएगा ना, कभी नहीं। सेक्शन मत लिखो, वो सही है, लेकिन गलत सेक्शन बिल्कुल नहीं लिखना है। अकाउंट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर आपका फॉर्मेट अच्छा है। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे तो बेटा हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। प्रेजेंटेशन देखो, एक चीज याद रखो, एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में जितनी सुविधा होगी, जितना आराम मिलेगा, उतने वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। अगर एक स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास में आई जिसमें बहुत भरा भरा सा लिखा हुआ है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो यार मेरा मन खराब होगा।
लेकिन एक स्टूडेंट है, उसने बहुत साफ सुथरे तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में अपने आंसर को लिखा है, तो उसकी कॉपी खोलते ही मुझे एक अंदर से ठंडक फील होगी, अंदर से अच्छा लगेगा, यार इसकी कॉपी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसने बहुत प्यार से लिखा है, मैं उसको दिल खोल करके मार्क्स दूंगा। तो आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके चलना है ना। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी क्वेश्चन बेटा छोड़ करके मत आओ, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो रैंकर्स होते हैं वो लॉजिक के साथ में पढ़ते हैं, उनको हर एक चीज के पीछे का लॉजिक पता होता है, रीजन पता होता है। तो अगर आप लॉजिक के साथ में पढ़ रहे हो, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप गेस कर लोगे कि यार इस सिचुएशन में, इस वाले एक्ट में, इस सेक्शन में कुछ ऐसा दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप उसको, भले ही पूरे मार्क्स ना मिले लेकिन कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप लॉजिक के साथ में अटेम्प्ट करोगे तो बेटा कभी भी गलत नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? अब देखो, बोनस स्ट्रेटेजी की बात करें, जो रैंकर्स का माइंडसेट होता है ना, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जब भी मॉक टेस्ट या आरटीपी कभी भी सॉल्व करो ना, तो एग्जामिनर के नजरिए से अपनी कॉपी को चेक करो। मेरी बात समझ में आ रही? तो रैंकर्स यही करते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि यार इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करें कि हमको फुल मार्क्स मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये रैंकर सोचता है कि यार इसमें किस तरीके से हम और क्या कर सकते हैं कि इसमें हमें पूरे से पूरे नंबर मिले। तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है? कभी भी प्रैक्टिस करते समय एक्यूरेसी, आपके आंसर्स हमेशा एक्यूरेट होने चाहिए, स्पीड और प्रेजेंटेशन, इन सारी चीज़ों पे अगर आपने फोकस किया हुआ है बेटा, तो 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और देखो एक चीज़ समझो, कोई बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा है, कोई बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा है, कोई बच्चा केवल 10 घंटे पढ़ रहा है। हर एक बच्चे की अपनी स्पीड होती है, हर एक स्टूडेंट की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करो। जो बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे, आप 8 घंटे पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। मेरी बात समझ में आ रही? आप सॉलिड पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप कहने को कभी भी मन में आया किताब उठा लेते हो, टोटल मिलाकर के काउंट किया तो 15 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए। आपको लग रहा है सर ने तो यार कहा था 8 से 10 घंटे और मैंने तो 14 घंटे पढ़ लिया, अब तो मेरी रैंक आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करोगे, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में करोगे। आज हमने 12 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं कि कल हम 2 घंटे कम कर देंगे ना। कंसिस्टेंसी बेटा बहुत ज़रूरी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी प्लान कर रहे हो, उसको लगातार तरीके से करो। बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन तो जोश में आकर के कर लिया, तीसरे दिन फिर से ठंडे हो गए ना। ये गलती कभी भी आपको नहीं करनी है। आपको पूरा फोकस करना है आईसीएआई पे, रिवीजन पे और राइटिंग प्रैक्टिस पे। अगर इतना आप करके चल लो तो यकीन मानो 20 दिन बचे हैं, अगर 20 दिन में भी इतना तुमने कर लिया तो 100% मैं बता रहा हूं 80s में मार्क्स आपके आएंगे। अगर इस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करी है अगले 20 दिनों में, तो 100%, 80%, 350 स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन बस उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए सही स्ट्रेटजी आपको चाहिए होती है। और अगर सही स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हो तो 350 कहीं नहीं गए, रैंक कहीं नहीं गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में भी आई होगी और अगले 20 दिनों तक आप फॉलो करोगे भी। और इस बात को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करो कि सर आई विल फॉलो योर स्ट्रेटजी। तो चलो फिर ऐसी अगर कोई भी ज़रूरत पड़ी तो आप बताना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी हम लोग अपने कुछ यूट्यूब के सेशंस लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।